गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे निश्चित समाकलन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डिफाइनाइट इंटीग्रल्स। ठीक है, चलिए इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, प्रस्तावना देखते हैं क्या होता है ना। तो इसके पहले हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था। पिछले अध्याय में हमने अनिश्चित समाकलन के बारे में अध्ययन किया है और कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलनों सहित अनिश्चित समाकलन को ज्ञात करने की कुछ विधियों को पढ़े हैं ना, उस पर चर्चा किए। तो इसमें हम पढ़ेंगे किसी निश्चित फलन के लिए समाकलन का मान निकालेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, निश्चित समाकलन डिफाइनाइट इंटीग्रल क्या होता है। निश्चित समाकलन चलिए देखते हैं। निश्चित समाकलन का एक अद्वितीय मान होता है, ठीक है, एक फिक्स मान होता है। तो एक निश्चित समाकलन को इंटीग्रल ऑफ a to b fx dx द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, जहाँ a आपका समाकलन की निम्न सीमा और b समाकलन की उच्च सीमा। देखिए, इसको और जानने का एक अच्छा तरीका, निम्न सीमा किसको बोलेंगे, जो नीचे पे रहेगा, ठीक है, और समाकलन के चिन्ह के नीचे में, और उच्च सीमा जो समाकलन की चिन्ह के ऊपर। तो यहाँ पे a आपका समाकलन की निम्न सीमा है और b समाकलन की उच्च सीमा कहलाती है। ठीक है, अब यदि किसी संतत फलन मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन f(x) का समाकलन कैपिटल F(x) और c जो है वो समाकलन नियतांक या समाकलन कांस्टेंट अचर हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, बोला देखिए, इंटीग्रल ऑफ a to b fx dx इक्वल्स टू कैपिटल F(x) प्लस c। ठीक है, ये देखते हैं, इसका हम समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें। स्मॉल f(x) का समाकलन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कैपिटल F(x) मिल जाएगा, प्लस आपका एक कांस्टेंट समाकलन नियतांक या समाकलन कांस्टेंट जिसको बोलेंगे इंटीग्रल कांस्टेंट क्या है, c है। अब यहाँ पे हमें लिमिट टेक करना है, कहाँ से कहाँ तक, a से b, जहाँ a आपका लोअर लिमिट है और b अपर लिमिट है। ठीक है, लिमिट टेक करेंगे तो हमें मिलेगा x की जगह में हम b और a वैल्यू पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें f b प्लस c। ठीक है, और माइनस क्या लिखेंगे, f a प्लस c। ठीक है, इतना। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो आगे हमें मिल जाएगा f b प्लस c, माइनस ओपन करेंगे तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो f a माइनस c। ठीक है, c से c कैंसिल तो आपका बच जाएगा f b माइनस f a। तो इस तरीके से हमारा ये जो पॉइंट था इंटीग्रल ऑफ a to b fx dx इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, कैपिटल A B माइनस कैपिटल F A। ठीक है, तो ये तो रहा आपका सिंपल कैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं वो रहा, है ना, लोअर और अपर लिमिट लेके। तो ये हमारा आएगा कैपिटल F B माइनस F A। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर ये जो मान होता है वो क्या होता है, अचर होता है, अर्थात अद्वितीय मान होता है, फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। ठीक है, फिर देखेंगे योगफल की सीमा के रूप में हम निश्चित समाकलन कैसे निकालते हैं, क्या होता है। ठीक है, डिफाइनाइट इंटीग्रल इज द लिमिट ऑफ ए सम। तो यहाँ पे देखिए, माना कि हम मान के चल रहे हैं y इक्वल्स टू fx, है ना, देखते जाइए, बुक में बताते जा रही हूँ। y इक्वल टू fx एक संवृत्त अंतराल क्लोज्ड इंटरवल a to b में परिभाषित एक संतत फलन है। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों दिए गए। ठीक है, एक क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। माना कि फलन के सभी मान ऋणात्तर हैं, इसलिए फलन का आलेख x अक्ष के ऊपर एक वक्र है। वक्र y इक्वल टू fx, जहाँ x की वैल्यू a और x की वैल्यू b एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ही निश्चित समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx है। इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए इस वक्र मतलब x अक्ष एवं कोटियाँ, ये जो है दोनों कोटियाँ हैं, है ना, x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच घिरे क्षेत्र PRSQP को लीजिए।
ठीक है, जैसा आपका डायग्राम में बताया गया है। एक बार देखेंगे क्या क्या बोला गया, पी आर एस क्यू और पी, ठीक है, इसको लिया बाहर, ठीक है, ऊपर ऊपर लास्ट पॉइंट को लिया गया है। देखिए पी आर एस क्यू और पी, ठीक है, मतलब ये आपका जो बना है इसी को लिया गया है। ये जो है वो ए स्मॉल ए और स्मॉल बी से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल है, ठीक है। चलिए तो इसकी हम बात करें तो यहाँ पे आपका इंटरवल, अब ये जो आपका क्या बोलना चाहिए, हाँ, लोअर और अपर लिमिट बताया गया है, वही आपका क्या है, अंतराल में आएगा, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ये अंतराल जो है क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, इसको हम अनेक उप अंतरालों में क्या करते जाएंगे, विभक्त करेंगे उप अंतराल सब इंटरवल्स में। मतलब कहने का मतलब क्या है, छोटे छोटे हिस्सों में उसको बांटते जाएंगे, ठीक है, हाँ, छोटे छोटे हिस्सों में उसको बांटते जाएंगे। तो ये वो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, देखेंगे क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी को हम क्लोज्ड इंटरवल x0 से x1, ठीक है, जैसे देखिए दिया गया है आपका, है ना, ये लाइन आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, a इक्वल टू x0 हमने मान लिया, इनिशियल मान लिया, है ना। फिर एक और लाइन इसको बढ़ा दिए, इसी डायग्राम में एक और लाइन हम ले लिए, तो उसको x1 ले लिए, फिर नेक्स्ट को हमने x2 मान लिया, है ना। फिर इसी तरीके से हम एक पॉइंट ले लिए, देखिए ये x2 x3 x4 x5 इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, है ना। तो हमने मान ली, ये मान लो ये वाला जो लाइन है वो xr-1 है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट ले लिए हैं, नेक्स्ट लाइन वो क्या है, xr है कि नहीं। फिर इसी तरीके से हमारा ये जो लाइन है वो बढ़ते जाएगा, मान लो ये n टर्म्स तक जाता है ना। तो n टर्म्स तक जाएगा तो ये लास्ट वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, xn होगा, लास्ट वाला लाइन हमारा xn, और xn लास्ट है चूँकि, तो हम उसको मानेंगे b, ठीक है। तो xn इक्वल टू b, मतलब यहाँ पे इनिशियल पॉइंट आपका xa और एंडिंग पॉइंट आपका है b, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें मिल गया। अब इसको हम अनेक उप अंतरालों में विभक्त करेंगे, तो देखिए पेयर बनाते जाइए, इसको ले सकते हैं, इन दोनों का ले सकते हैं, है कि नहीं। इसी तरीके से हम इसको ले सकते हैं और इसके आगे में एक ले सकते हैं xn-1 और xn, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसा देखिए दिखाया गया है, x0 क्लोज्ड इंटरवल ऑफ x0 x1 क्लोज्ड इंटरवल ऑफ x1 x2, इसी तरीके से पेयर बनाते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला पॉइंट उससे कम है आखिरी पॉइंट से, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, xr ले रहे हैं तो xr से एक कम, मतलब xr-1। इसी तरीके से xn-1 और xn से निर्दिष्ट n समान उप अंतरालों में विभाजित कीजिए। समझ में आ गया, छोटे छोटे सेम अंतराल के छोटे छोटे पॉइंट्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं इस इंटरवल को, ठीक है। जहाँ यही है, जहाँ x0 को हमने a मान लिया, इनिशियल मान लिया, और x1 की वैल्यू क्या होगी, देखिए a प्लस, थोड़ा दूर गए, है ना, दूर गए तो उसके लिए हम एक कांस्टेंट ले लिए h, तो a प्लस h हो गया। इसी तरीके से x2 में गए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी डबल हो गई, तो h प्लस h क्या हो गया, 2h, तो a प्लस 2h, ठीक है। इसी तरीके से हम xr टर्म्स में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना दूरी हमने फाइंड किया, r, है ना, तो ये हो जाएगा a प्लस आर एच, ठीक है। इसी तरीके से इस पे चलेंगे तो xn की वैल्यू हो जाएगी, xn की वैल्यू a प्लस एन एच, ठीक है, a प्लस एन एच, जिसको हम b भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इस पॉइंट से आप देखते जाएंगे क्या बोला गया है, देखिए xn की वैल्यू b भी ले सकते हैं और a प्लस एन एच भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, h की वैल्यू निकालेंगे, तो h की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए b माइनस ए अपॉन एन आएगा, इतना, है ना, b माइनस ए अपॉन एन, ये हो गया हमारे पास h की वैल्यू।
अब यदि हम बोलें कि देखिए यदि हम बोलें कि n टेंड करेगा इन्फिनिटी की ओर, ठीक है, यदि ये जो n है वो इन्फानाइट की ओर जाएगा, ये जो है वो इन्फानाइट की ओर जाएगा, तो ये किधर जाएगा, ज़ीरो की ओर जाएगा, है ना, क्योंकि 1/इन्फानाइट क्या होता है, जीरो वैल्यू देता है। तो उसी को बोला गया है यदि n टेंड करेगा इन्फिनिटी तो h टेंड करेगा जीरो। तो क्षेत्र पी आर एस क्यू पी इन उप क्षेत्रों का क्या है, एडिशन है, योग है, सम है, ठीक है, जहाँ प्रत्येक उप क्षेत्र उप अंतराल इतना से परिभाषित है, जहाँ r की वैल्यू आपका 1 to n टाइम्स है, ठीक है, r की वैल्यू, है ना। अब चित्र से हम बोल सकते हैं, बोला गया है कि आयत, देखते जाइए, आयत के फॉर्म पे ही है ना, आयत ए बी एल सी जो है वो छोटा है किससे, ए बी डी एम से, ठीक है, सॉरी, ए बी डी सी ए से, ठीक है। हाँ, ये जो है देखिए छोटा, ये सबसे छोटा पॉइंट है, फिर ये छोटा पॉइंट है किससे, अकॉर्डिंग टू ए बी डी एम से, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बताया गया है यदि एक्स आर माइनस 1 टेंड करे जीरो की ओर, अर्थात एच टेंड करे जीरो की ओर, तो हम दिए गए तीनों क्षेत्रफल एक दूसरे के क्या होगा, बोला गया है समान होगा। और माना कि एस एन और एस एन डैश क्रमशः उपअंतराल एक्स आर -1 टू एक्स आर इक्वल 1 टू अप टू एन पर बने क्रमशः निम्न आयतों और उच्च आयतों के क्षेत्रफलों का योग है। चलिए देखते हैं इस पॉइंट को। तो देखिए क्या किया गया है, एस एन बराबर ले लिया गया, एन टर्म्स तक जाना है ना, तो एच एफ एक्स 0 एफ एक्स 1 एफ एक्स 2 अप टू एफ एक्स n -1 टर्म्स तक चलेंगे, है ना। एच तो कॉमन है ही। अब ये जो पॉइंट है वो कहाँ तक जा रहा है, 0 से n -1, तो हम इसको, और बीच में क्या है, प्लस है, प्लस को हम क्या ले सकते हैं, समेशन ले सकते हैं, है कि नहीं। इसको हम लिख सकते हैं r इक्वल्स टू 0 to n -1 इंटू एफ एक्स आर, लिख सकते हैं इतना। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर ले लिए एस एंड डैश, दैट मीन्स निम्न हो गया और ये उच्च हो गया, ठीक है। अब h 0 लिए थे, उसको हमने क्या किया, 1 से स्टार्ट कर दिया, है ना। तो ये हो गया एफ एक्स 1 एफ एक्स 2 अप टू ये n -1 टर्म्स तक चला था, तो उससे एक ज़्यादा पे हमने स्टार्ट किया है, तो ज़्यादा पे ही ख़त्म होगा, तो ये चलेगा एफ एक्स एन। इसको हम लिख सकते हैं समीशन के फॉर्म पे, तो समीशन आप r इक्वल 1 to n बता सकते हैं, ये हो गया एफ एक्स आर। इसको ले लिए थर्ड इक्वेशन। अब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन हमें मिल गया, है ना। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे, जो हमने आयतों के बढ़ते क्रम में लिखे थे, उसी क्रम में हमने क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि एस एन जो है वो लेस देन होगा क्षेत्र पी आर एस क्यू पी का क्षेत्रफल, वो भी लेस देन होगा एस एन डैश के क्षेत्रफल से, ठीक है। तो यदि n टेंड करेगा इन्फिनिटी की ओर, तो पट्टियाँ क्या होती जाएंगी, और संकीर्ण होती चली जाएंगी, अर्थात सिकुड़ती चली जाएंगी, ठीक है। और मान जो है इक्वेशन नंबर सेकेंड और 3 के सीमित एक समान तथा उभयनिष्ठ सीमांत मान ही वक्र के अभीष्ट क्षेत्रफल होगा। अर्थात देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, ये अर्थ कहने का मतलब यही है कि यदि n की वैल्यू टेंड करेगी इन्फिनिटी की ओर, मतलब अनंत सीमा अनंत तक जाएगी, है ना, उसकी मान जो है, उसकी वैल्यू जो है, तो ये जो पट्टियाँ होंगी क्या होंगी, सिकुड़ती जाएंगी, और सिकुड़ती जाएंगी तो ये जो वैल्यू होगा, क्षेत्रफल होगा एस एन और एस एन डैश का, वो भी क्या होते जाएगा, लगभग एक समान आते जाएगा, ठीक है। और जिसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, बोला गया है। तो इन दोनों के लिए हम यहाँ से लिखते जाएंगे, जैसा कि हमने सेकेंड और थर्ड इक्वेशन पे निकाला था, सेम उसी के जैसा। ए रखेंगे, ए के बाद देखिए बी तक जाना है आपने को, है ना,
तो a रखेंगे, फिर a में h जोड़ेंगे, फिर दुगुना करेंगे तो a प्लस 2h होगा। इसी तरीके से हम n-1 टर्म्स तक जाएंगे तो h के जगह में n-1 इंटू h रखेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू h। लास्ट टर्म हो गया। अब यहाँ से देखिए एक टर्म हम क्या कर देंगे, b माइनस ए अपॉन एन, है कि नहीं। b माइनस एच की वैल्यू हमने निकाला था b माइनस ए अपॉन एन, तो उस वैल्यू की यहाँ पे पुट कर दिए हैं। अब बोला गया है ये तो h की वैल्यू है, यहाँ पे यदि ये h की वैल्यू कब होगा, यदि n टेंड करेगा इन्फिनिटी की ओर, ठीक है। यदि ये हमारा जो है वो इन्फिनाइट की ओर टेंड करता है, तो ये जो व्यंजक है वो योगफल की सीमा के रूप में हमारा क्या होगा, डिफाइनाइट इंटीग्रल होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। कैसे सॉल्व किया हमने, है ना, कैसे देखा, कैसे समझा इसको, ठीक है। चलिए एक उदाहरण लेकर हम इसको और समझाते हैं, अच्छे से समझते हैं। चलिए इसको समझने के लिए हम लेते हैं प्रश्नावली 19.1 का पहला प्रश्न लेंगे, ठीक है। क्या बोला गया देखेंगे, निम्नलिखित निश्चित समाकलनों का मान योगों की सीमा के रूप में आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 x प्लस 4 dx, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक आपका समाकलन की निम्न सीमा और उच्च सीमा दी गई है, क्या है, निम्न सीमा 0 और उच्च सीमा है 2, और फंक्शन जो है वो दिया गया है x प्लस 4 dx, ठीक है। इस x प्लस 4 का हम x के रिस्पेक्ट में समाकलन करेंगे और लिमिट रखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका समाकलन क्या आएगा। तो देखिए ये आपका होता है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिटेशन ऑफ h टेंडिंग टू 0 h इंटू एफ ए प्लस एच प्लस अप टू एफ ए प्लस n-1 इंटू एच, ठीक है। ये आपका योगफल की सीमा का के रूप में हमारा निश्चित समाकलन है, ठीक है। इसी तरीके से हमें ये जो क्वेश्चन हमें मिला हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास देखेंगे a के रूप में a इक्वल टू दिया गया है 0, b इक्वल टू दी गई है 2, ठीक है। और इसी तरीके से हम h की वैल्यू फाइंड करेंगे तो होता है b माइनस ए अपॉन एन, ठीक है। b की वैल्यू 2 माइनस 0 अपॉन n, अर्थात h इक्वल टू 2/n। बोल सकते हैं हम NH की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, ठीक है। और हमारे पास फंक्शन दी गई है x प्लस 4, ठीक है, x प्लस 4 फंक्शन हो गया हमारा। अब x प्लस 4 हमारे पास तो फंक्शन मिल गया, है कि नहीं। अब यहाँ से हम योगफल की सीमा के रूप की परिभाषा से लिखेंगे, योगफल की सीमा की परिभाषा से, सीमा की परिभाषा, योगफल की सीमा की परिभाषा से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन के फॉर्म में क्या है, a से b के जगह में 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, ठीक है, रखते जाएंगे। चलिए लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू 0 h एफ ए मतलब क्या होगा, a की जगह में 2 प्लस एफ 2 प्लस सॉरी a की जगह में 0 है ना, 0 प्लस h प्लस अप टू प्लस रखेंगे f 0 प्लस n-1 इंटू एच, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, f0 की वैल्यू, f0 प्लस h की वैल्यू और ये लास्ट पॉइंट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से निकालेंगे f0 की वैल्यू, तो जो हमारे पास फंक्शन है यहाँ से हमें मिल जाएगा f0 की वैल्यू। देखिए x के जगह में 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, है कि नहीं। 0 प्लस 4 दैट मीन्स 4, है ना।
और इसी तरीके से हम निकालेंगे 0 प्लस h की वैल्यू। तो 0 प्लस h की वैल्यू कैसे निकलेगा, देखिए f0 प्लस f(h), ठीक है। तो यहाँ से हम f0 की वैल्यू तो हमें 4 मिल गया, प्लस f(h) की वैल्यू क्या मिला है, देखिए f(h) की वैल्यू दैट मीन्स x के जगह में हमें h रखना है, तो ये मिल जाएगा h प्लस 4, ठीक है। इसी तरीके से हमारा लास्ट पॉइंट क्या मिलेगा, 4 प्लस n-1 इंटू h, ठीक है, n-1 इंटू h प्लस 4 मिलेगा, इसी तरीके से मिलेगा, है ना। चलिए वैल्यू पुट करते जाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, देखिए लास्ट पॉइंट को भी रख लेते हैं 0 प्लस n-1 इंटू h, ठीक है। तो ये हो जाएगा f0 प्लस n-1 इंटू h, ठीक है, ये हो जाएगा। तो f0 की वैल्यू 4 प्लस n-1 इंटू h रखेंगे, है ना, x के जगह में, तो ये हो जाएगा आपका n-1 इंटू h प्लस 4, ठीक है इतना। चलिए अब हम रखते हैं वैल्यू को, तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx इक्वल टू हमें मिल जाएगा लिमिटेशन ऑफ h टेंडिंग टू 0 h f0 की वैल्यू 4 प्लस 4 प्लस 0 प्लस h, ठीक है ना, 4 प्लस h प्लस अप टू 4 प्लस n-1 h प्लस 4, ठीक है, इस तरीके से हमें प्राप्त होगा, है कि नहीं। अब देखिए इसको हम अलग अलग करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिटेशन ऑफ h टेंडिंग टू 0 h, देखिए 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस अप टू हम इसको लिख सकते हैं प्लस 4 n टाइम्स, ठीक है। अब n टाइम्स क्यों जा रहा है, देखिए n-1 टाइम्स तक गया, रिस्टार्टिंग यहाँ से है ना, तो इसको लेके हम चलेंगे, तो ये n-1 और ये स्टार्टिंग पॉइंट, तो n-1 प्लस 1 अर्थात n टाइम्स हो गया, है ना। अब इसको हम लिख सकते हैं प्लस, इतना समझ में आ गया यहाँ तक का। फिर हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से h हो गया, है ना, इधर करेंगे तो 2h होते जाएगा, ठीक है, h प्लस 2h प्लस n-1 h टर्म्स हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखेंगे h हमारे पास सब में है कि नहीं, सब में है, तो हम इस h को हम कॉमन कर लेंगे, बाकी हमारा क्या बच गया, देखिए इसके बाद हम देखिए h 4 वाला टर्म्स तो हो गया कंप्लीट, है कि नहीं। अब बचा हमारे पास क्या, h यहाँ पे 2h रहेगा, यहाँ पे n-1 h, तो h हम कॉमन निकालेंगे, तो ये हमारा बच जाएगा, देखिए 1 प्लस 2 प्लस अप टू हमारा n-1, ठीक है, n-1 प्लस है ना, ये प्लस n-1 टर्म्स तक का, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, देखिए लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू 0 h, इसको हम लिख सकते हैं n टर्म्स है तो 4n लिख सकते हैं प्लस h, है ना, और ये टर्म्स को हम लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n-1 टर्म्स, तो ये हमारा होता है n पदों ये होगा n-1 पदों का योगफल तक में n इंटू n-1/2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखेंगे आप, है ना। इतना पदों का योगफल का n-1 पदों के योगफल का फॉर्मूला n इंटू n-1/2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4n प्लस h इंटू n-1/2 और लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू 0 बाहर में है h इंटू के साथ। चलिए देखते हैं इसके आगे हम लिख सकते हैं, देखेंगे लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू 0 h 4n प्लस
h इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, ये n है ना। अब h को हम अंदर लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा, 4nh प्लस nh, और h को हम ये वाले h को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा nh माइनस h/2। ठीक है, nh की वैल्यू हमारे पास क्या थी, nh की वैल्यू 2 थी, है ना। nh की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू 0 और 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस h/2 हो गया इतना। वैल्यू टेक करेंगे तो ये हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो h टेंडिंग टू 0 ये आ जाएगा 8 और 2 से 2 कटाएंगे तो प्लस 2 माइनस h। ठीक है, h के जगह में 0 तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 अर्थात 10। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था a टू b fx और dx की वैल्यू हमें मिल गई 10, अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ a से b नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू क्या था, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 x प्लस 4, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 x प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू हमें मिल गया 10। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, योगफल की सीमा का प्रयोग करके हमें समाकलन निकालना है। ठीक है, अपर और लोअर लिमिट का यूज़ करके। तो ये तो रहा आपका पहला प्रश्न, है ना। तो आप एक प्रश्न मैंने उदाहरण के तौर पे बता दिया, आप इसमें से एक दो क्वेश्चंस जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया है आप बना के देखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।